क्लासरूम बदले, बोर्ड बदले, किताबें बदली, पर क्या सोच बदली? आज भी बच्चा वही सवाल करता है, ये पढ़ाई मेरे जिंदगी में काम कब आएगी? स्कूल रट्टा सिखा रहा है, बाजार स्किल मांग रहा है और बच्चा कंफ्यूज है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे गेम चेंजर हैं जो शिक्षा को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, संस्कार, स्किल और सोच मानते हैं, जिन्होंने सालों तक शिक्षा जगत के अधिकारों के लिए सरकारों से तमाम लड़ाइयां लड़ी। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं फ्रंट सीट, समाचार प्लस न्यूज का एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। कहानियां संघर्ष की, सक्सेस की, अद्भुत विचारों और बदलाव की। स्वागत कीजिए, हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। स्वागत है। शिक्षा संकुल परिवार के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने नौकरी छोड़ी, सिस्टम को समझा और खुद अपना स्कूल शुरू किया। इस बातचीत में हम जानेंगे संस्कार बनाम सिलेबस, गुरुकुल बनाम गूगल क्लासरूम और सबसे जरूरी, क्या भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी बातचीत के लिए जो सिर्फ ज्ञान नहीं देगी, सोच बदल देगी। तो स्वागत है अनिल जी आज के बहुत बहुत धन्यवाद सर। फ्रंट सीट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय शिक्षा प्रणाली को लेके और आपके शिक्षा जगत में जो विशेष योगदान रहे हैं उनको लेकर कुछ चर्चा करेंगे जी। तो पहला सवाल मैं शुरू करता हूं भारतीय शिक्षा प्रणाली से। आज की भारतीय शिक्षा प्रणाली को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, आज की भारतीय एग्जैक्ट अगर मैं 2025 की बात करूं तो बदली हुई है, पहले नहीं थी। 36 साल बाद पहली बार भारत सरकार ने एक नई शिक्षा प्रणाली लागू की जिसमें भारतीय सोच को भी महत्व दिया है। इसलिए वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली जिसे नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है वो डेफिनेटली बहुत सुपर है और बहुत प्यारी है। अच्छा, भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन किया गया जी था, जी, क्या आपको लगता है कि जिस उद्देश्य से वो गठन किया गया था उसमें वो सफल हुआ है? डेफिनेटली। देखिए, उसको अभी 3 साल हुए हैं। 2020 में नई शिक्षा नीति आने के बाद 21 से उसका गठन प्रारंभ हुआ और 22 में उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके बाद से भारत भर में लगभग 2000 स्कूल भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड हो चुके हैं और उनमें जिस तरह के परिवर्तन हम देखना चाह रहे हैं वो अभी प्रारंभिक स्टेज पे है। मैं अभी बात करूं मेरे खुद के स्कूल की, तो 5-6 दिन पहले पीटीएम हुई, तो मैं आज टीचर से अभी आने से पहले ही पूछ रहा था कि कोई चेंजेज आया क्या। तो सबने एक स्वर में ये कहा कि पेरेंट्स ये करने लगे हैं कि बदलाव दिख रहा है और वो बदलाव संस्कारों में विशेष रूप से दिख रहा है। अच्छा, बच्चों को संस्कार देने के लिए और रोजगार देने के लिए दोनों चीजें जरूरी है। संस्कार और रोजगार दोनों जरूरी है। तो बच्चों को संस्कार और रोजगार देने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली का क्या प्लान है? देखिए, भारतीय शिक्षा बोर्ड ने क्या किया, बहुत इसको स्पष्ट रूप से अलग अलग 3 भागों में विभाजित किया है। पहला दिया है कि संस्कार हो बच्चे में। तो किताबों में जिस तरह की पाठ्य सामग्री दी गई, जैसे पहले जो पाश्चात्य सामग्री लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उसमें पॉटर की, हैरी पॉटर की कहानी सुनाई जाती थी। हम राम और लक्ष्मण की कहानी बता रहे। हम चित्र जो दे रखे उसमें चरण छूते हुए बच्चे के चित्र है। तो उससे बेसिकली क्या हुआ, बच्चे के दिमाग पे, मानस पे असर पड़ रहा है कि ये चीजें भी महत्व रखती है। ये तो हुआ संस्कार देने का। हमारे स्कूल को ज्ञान पथ बोलते हैं। हम बच्चा जैसे एंटर करेगा और क्लासरूम में जा रहा तब तक उसको जो जो चीजें दिखाई देगी वो कहीं ना कहीं हर चीज उसको पढ़ा रही है। ये तो दिया हमने संस्कार के लिए। अब किताबों में क्या किया हमने कि किताबों में बच्चा गर्व से भी फील करे। तो किताब में अगर आता है कि विमान का आविष्कार कब हुआ या पृथ्वी से धरती की दूरी कब है, साइंस ने कब बताया, तो उसे एक नीचे लाइन लिख रहे थे कि हमारे वेदों में ये फला चीज लिखी हुई है कि इतने सन में हमारे ऋषि ने पहले ही बता दिया था कि सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताई मधुर फल जानू। साइंस तो 1875 में कह रही है। राइट ब्रदर्स जिस विमान की बात करते हैं 1907 में, वो तो हमारी रामायण में था। चल्लल विमान हो तो कोलाई हो, देखिए आप। तो ये चीजें हमारे पास थी। जिस नीम के पत्ते का अमेरिका ने अब पेटेंट कराया है, हमारी चरक संहिता में पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली बच्चे को जब इसका प्राउड होता तो ये तो प्राउड हुआ। अब क्या किया हमने कि व्यावसायिक शिक्षा बिना उसके तो पार पड़ेगी नहीं ना। बच्चे को अगर मैं धार्मिक भी कर दूं, संस्कारी भी कर दूं और उसको कौशल के लायक नहीं हो 21वीं सदी के, तो 6 क्लास से बच्चों को दुनिया भर के 160 कोर्स पूरी दुनिया में, जिसमें आपका और मेरा भी काम आ गया, ऐसे 160 कोर्सों को किताब में डाला है और मीनू कार्ड की तरह 6, 7, 8 में बच्चे के सामने प्रेस होंगे। 6, 7, 8 में बच्चा उन सबका टेस्ट लेगा और टीचर ये ऑब्जर्व करेगा कि बच्चा किस चीज को बार बार उठा रहा है। जिसको बार बार उठा रहा है 9th या 12th, उस बच्चे को पढ़ाई के साथ उसकी डिग्री भी देंगे, कौशल की। यानी भारतीय शिक्षा बोर्ड देश का अकेला ऐसा बोर्ड है जो 12th की मार्कशीट तो देगा ही देगा, भारत सरकार की नाइलेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक व्यवसायिक डिग्री और देगा ताकि बच्चा 25-50 हजार का रोजगार कर सके। अच्छा, इसी आधार पर राजस्थान में भी
जो शिक्षा संकुल परिवार का जो गठन हुआ, उसके आप प्रदेश अध्यक्ष, जी जी जी। उसकी क्या भूमिका है? देखिए, इसके बहुत बड़े, मैं सौभाग्य मानता हूँ कि परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि 2014 से ही मैं स्कूलों की लड़ाई लड़ने लगा और निःशुल्क लड़ रहा था, तो लोगों का विश्वास भी जमा। और उसका सबसे बड़ा फायदा मेरे राजस्थान को ये मिलेगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में 80% स्कूल्स जो आज की तारीख में जुड़े हैं, उसमें से राजस्थान की हैं। यानी राजस्थान अकेला ऐसा प्रदेश है जो इस अलग को, राष्ट्र निर्माण के अलग को सबसे ऊपर लेके चल रहा है। और वो सिर्फ इसलिए कि मैं स्कूल शिक्षा परिवार के नाते था, लोग मुझ पर बिलीव करते थे। और उसको हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड से भी 2 कदम आगे बढ़कर अपना जयपुर में एक ऑफिस खोल रखा, वहाँ बैठकर संस्कारों की बात क्या हो और कैसे बच्चे को लाइफ स्किल्स सिखाई जाए, उस सब पे हम काम कर रहे हैं। बाकायदा हमारी टीम है पूरी। अच्छा, एक दौर था जिसमें गुरुकुल हुआ करते थे। जी। गुरुकुल प्रणाली से लेकर आज के डिजिटल जो एजुकेशन के सिस्टम तक का जो सफर रहा, इस पूरे सफर की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्य रहा हमारा देश का कि मैं जब गुरुकुल शब्द आपने यूज किया तो मैं थोड़ा सा बताऊं, नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो 17वीं शताब्दी तक, मैं नहीं करा ये ब्रिटिश लेखक करे एंडरसन जोनबर्ग, वो कहता है 17वीं शताब्दी तक भारत का विश्व के व्यापार में 40% हिस्सा था। देखिए सौभाग्य हमारा, हम अमेरिका को कपड़ा देते थे, बदले में सोना लेते थे। जिस डॉलर पे अमेरिका उछल रहा है ना आज, वो तो हमारे कदमों में था। सोने के बदले हम कपड़ा बेचते थे कलकत्ता का, आप ताजुब करेंगे आप। और शिक्षा प्रणाली, जहां तक हमारी बात है, हमारी शिक्षा प्रणाली को इंग्लैंड लेकर गए और उसके बाद इंग्लैंड में उस पद्धति के आधार पर चला के इंग्लैंड को शिक्षित किया। और ये मैं नहीं करा, अंग्रेजों की ही किताब में, इंग्लैंड की किताब में एक शिक्षा की में लिख रहा है, शिक्षा की क्रांति शब्द है वहां, उसमें लिख रखा है कि भारतीय मद्रास की शिक्षा प्रणाली गुरुकुल को हमने अपनाया और उसके बाद में इंग्लैंड ने, अमेरिका वगैरह शिक्षित हुए। अब दुर्भाग्य देखे, हम जिनसे सीख रहे हैं वो तो हमसे सीख के गए और ये वही खुद खरे। अब इसके 2 कदम आगे और बताऊं मैं आपको, गुरुकुल पद्धति में क्या था, किताब नहीं थी। और इसका बड़ा बेनिफिट क्या था, इसके पीछे बड़ी सोच थी उनकी सोच ये थी, किताब होगी तो बच्चा देखेगा नहीं। जब मोबाइल जब से आया है, हमने नंबर याद करने बंद कर दिए। मुझे पहले सारे नंबर याद होते थे, जब से दुर्भाग्य से मोबाइल आया सारे नंबर भूल गया, तो मुझे मालूम है ये बता देगा ना। कैलकुलेटर ने मेरी मैथमेटिक्स को बुला दिया। गुरुकुल में क्या था, किताब नहीं होने से बच्चे को दिमाग में याद रखनी पड़ती थी। और वो सोच क्या होता था कि अगर शेर सामने आ गया बच्चे के तो किताब थोड़ी खोलेगा वो, उस वक्त जो उसको याद होगा उसके बेस पे रिएक्ट करेगा। अच्छा, गुरुकुल में क्या होता था कि गुरुकुल में जो बच्चा होता था वो गुरुजनों के कंट्रोल में होता था। आज बच्चा माता पिता के साथ में रहता है, तो उस पर जो नियंत्रण है वो कैसे कर सके? ये बड़ा सवाल किया आपने और यही सबसे बड़ी बाधा भी है। मैं पिछले 5-6 महीने से लगातार इसमें देख रहा हूँ, पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स जिस मानसिकता से बन के आ रहे हैं ना, क्योंकि गुरुकुल में क्या होता था, बच्चा टीचर के पास ही रहता था 24 घंटे। टीचर उसको स्वावलंबी बनना सिखाता था, जा बेटा खाना बना, जा मांग के ला। राजा दशरथ के बेटे थे राम, पर राम को भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी, तो सारा ईगो खत्म। राम की क्या क्वालिफिकेशन, मतलब जितनी कितनी कैपेबिलिटी, ये भी पता चलता था। अब ये बता ही चल पा रहा हमको। तो हमने क्या किया, पेरेंट्स को ये कहा कि 1 घंटा इस बच्चे के पास बैठिए और जो चीज़ हम बता रहे हैं वो करिए। और इसके लिए बाकायदा हमने वैदिक टीवी चैनल पे हाफ एन आवर का एक प्रोग्राम दे रहे हैं प्राइम टाइम पे, भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिसमें हम पेरेंट्स को ट्रेंड करेंगे। ये बताएंगे कि आपको ऐसा ऐसा करना है, क्योंकि अकेले नहीं कर पाते, हम सब मिलकर तभी बच्चे को एक समग्र बच्चा बनाएंगे। अच्छा, आपने नौकरी की जी, और उसके बाद आपने इस्तीफा भी दे दिया। इसके पीछे इस्तीफा देना, नौकरी करना और उसके बाद में इस्तीफा दे देना, उसके पीछे की क्या कहानी है? सर वैसे तो देखो, मैं थोड़ा सा जब से भारतीय संस्कृति से जुड़ा हूँ, पहले तो मैं भी नहीं मानता था, ब्राह्मण आदमी हूँ, पूजा पाठ नहीं करता था और नहीं मानता था जन्म कर्म होता है, मैं पंडितों को यूं ही मानता था। पर जब से भारतीय शिक्षा से जुड़ा हूँ मैं, तब से मुझे लगने लगा कि इन सब चीज़ों की नियति तय करती है। मैं पढ़ने में होशियार था, मेरिटोरियस व्यक्ति हूँ, सरकारी नौकरी में चला गया, 3 सरकारी नौकरी की मैंने, इवन पुलिस में डीवाईएसपी का भी जॉब मिला मुझे, एसएसबी बॉर्डर से, मैंने छोड़ छाड़ दिया। मेरी नियति चाहती थी मैं बच्चों के साथ रहूं। बच्चों के साथ रहने में सरकारी सिस्टम में मजबूरी थी मेरी कि मैं कर नहीं पा रहा था जो बदलाव चाहता था, इसलिए खुद का स्कूल खोला। वहां भी क्या हुआ कि नहीं करने दिया, न स्टाफ ने करने दिया, न पेरेंट्स ने करने दिया, मालिक होते हुए भी, क्योंकि सिस्टम मालिक नहीं बनने देता। किताबें वही आएंगी जो सरकार कहेगी, कैलेंडर वही पालना करूंगा सरकार कहेगी, जो बच्चे के मार्कशीट में अंक दूंगा, चाहे बच्चे को आता हो नहीं आता हो, वरना स्कूल से निकाल ले जाएगा। इन सब चीज़ें ने मुझे बोदर करते थे। तब मैंने ये स्कूल शिक्षा परिवार संगठन बनाया और सरकार से लड़ाई लड़ी, सिस्टम को बदलो। मुझे लगा मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, तो पूरे सिस्टम को बदलाया और 2020 में शिक्षा नीति आ गई। इसकी मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरी वजह से आई, पर मेरा भी योगदान रहा। उस चिल्लाहट में थोड़ा सा चिड़िया जितना योगदान मेरा भी रहा कि नई शिक्षा नीति आई। वो चीज़ें जो हम चाहते थे
वो काफी कुछ शामिल की गई, पूरी तो अभी भी नहीं की गई पर शामिल की गई और बदलाव इससे शुरू होगा। अच्छा, आज की जो स्कूली शिक्षा है, आज की स्कूली शिक्षा क्या छात्रों को सिर्फ परीक्षा पास करने लायक बना रही है या फिर उनको जीवन के लिए भी तैयार? अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो नकरमा बना रही है। एक नकरमा वर्ड है राजस्थानी, वो बना रही है। जो निकम्मा जिसे कहते हैं, जो बच्चा अगर पढ़ के आ रहा है ईमानदारी से, वो कुछ किसी भी काम का नहीं है। वो नौकर भी बनेगा तो भ्रष्टाचार करेगा, वो डॉक्टर भी बनेगा तो समझो मरीज को मारने का काम करेगा, वो पुलिस वाला बन गया, आरटीओ बन गया तो अंधे को लाइसेंस देगा। ये दुर्भाग्य, क्योंकि हम पैकेज तैयार कर रहे हैं, बच्चा तैयार नहीं कर रहे। माँ बाप हम चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, क्या यानी पैकेज पे शादी कर रहे हैं तो दूल्हे का क्या पैकेज है, सारा खेल ही पैकेज पे आ गया। तो जब तक ये पैकेज पे चलेगी ये प्रणाली लाड में, अच्छा लाड मैकाले का, इसमें बच्चों का भी दोष नहीं मानता, पेरेंट्स का नहीं मानता। दुर्भाग्य जो पढ़ते आ रहे हैं वो लाड मैकाले की शिक्षा पद्धति है और वो था ही पैकेज। उसको तो नौकर चाहिए था ना। 1835 में जिस इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली बदली गुरुकुल को तोड़कर, उसका मकसद था नौकर तैयार करना, मालिक तैयार करना नहीं था। मैं थैंक्स बोलूंगा मोदी जी को कि उन्होंने इस विजन को बदलने की कोशिश की। वो कह रहे हैं पकोड़े तलो, पर इवन देन ही इज ओनर। आप समझिए, रिक्शा चलाओ, इवन देन ही इज ओनर। कलेक्टर इज नॉट ओनर, कलेक्टर नौकर है। आप सोचिएगा, लेकिन वो नौकर, तो उन्होंने एक जो ये सोच थी, हमारा भारतीय आदमी बेरोजगार था ही नहीं सर, ये तो बेरोजगार तो अंग्रेजों ने पैदा किया। जो एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 को लेकर आपकी क्या राय है? बहुत प्यारी है सर, बहुत प्यारी है। और आज तो नहीं, मैं अगले 20 साल बाद देख रहा हूँ इस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को। मैं सारे टीचर्स और जो बच्चे पेरेंट्स मेरे को सुन रहे हैं उनसे कहूँगा दिल से अपनाएं, इसको दिल से ले। ये कागजों की चीज़ नहीं है, अभी लोग ले नहीं पा रहे, इसलिए इसका बदलाव 8 से 10 साल बाद थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। लेकिन इसमें भी जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े स्कूल हैं उनमें बदलाव 15 साल बाद ऐसा दिखाई देगा, 20 साल बाद ऐसा दिखाई देगा कि जो बच्चा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, चपड़ासी बनेगा, मैं तो कह रहा हूं रिक्शे वाला बनेगा, वो इंसान जरूर बनेगा, क्योंकि हम समग्रता सिखा रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए आप, अमेरिका सिखाता है यू आर इंडिविजुअल सोल, और हम कहते हैं नो यू आर नॉट इंडिविजुअल। तू किसी का भाई है, तू किसी का बेटा है, तू किसी की बहन है, तू किसी की बेटी है, तू मौसी है किसी की। तो अगर तू घर छोड़ के भग रही है तो इस पूरे परिवार को कलंकित कर रही है। तेरी बड़ी बहन की शादी नहीं होगी, तू भग गई तो घर छोड़ के। आप सोचेगा, हम इस थोट को दे रहे हैं। तू इस प्रकृति को, माँ है तेरी, एक पेड़ अगर ले रहा है, तू नीम का पत्ता तोड़ रहा है तो एक पेड़ लगा। ये हमारी सोच थी भारतीय गुरु, वो हम दे दे करके बच्चों में ला रहे हैं। परमात्मा साथ देंगे, अच्छा होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हाँ, है, हाँ, इसकी जो 3 लैंग्वेज वाली हाँ, जो एक पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं विवादास्पद नहीं हो रही है? क्योंकि अभी भी आप देखेंगे जैसे साउथ में काफी विवाद चल रहा है और ये महाराष्ट्र में भी विवाद चल रहा है मराठी वाला। वो दुर्भाग्य से ऐसा है ना कि वो लॉर्ड मैकाले की पद्धति के पढ़े लोग हैं, राजनीतिक स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं। भारत की भाषा हिंदी है, क्या गुनाह हो गया? हम अंग्रेजी को अपना सकते हो जो विदेशों की भाषा है, आप उसको ऐतराज नहीं है क्योंकि आपको रोजगार दे रही है। भारत की भाषा को अपनाने में आपको ऐतराज है जो भारत को एक कर रही है। आप सोचिए, मैं मेरी बेटी से मिलने चेन्नई में गया, मैं तो पागल था वहां। चेन्नई वालों की मैं नहीं समझू, मेरी वो नहीं समझे, तो बेवकूफ हो गया मैं तो। प्रैक्टिकल सोचेगा आप, बहुत सी जगह ऐसी कन्नड़ के, मतलब आप साउथ में चल जाइए, मानते ही नहीं भारत हमारा। वो कहते नॉर्थ इंडियन सही है। ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि हमारी हिंदी सब जगह नहीं लगाई गई, जब इंग्लिश सब जगह लग सकती है। अब थर्ड लैंग्वेज का कंसेप्ट इसके पीछे इनका ही है, हिंदी सब जगह हो, इंग्लिश, और एक लोकल लैंग्वेज लो ना। हम मराठी से इनकार नहीं कर रहे। और मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं, भारतीय शिक्षा बोर्ड में हम 22 भाषाएं ले रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं हम, तो मराठी भी सिखा रहे हैं। उसमें क्या तरीका निकाला हमने कि मराठी के, तेलुगु के, तमिल के, कन्नड़ के, जितनी भी भाषाएं हैं 22 जो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब मान्यता प्राप्त है, उन भाषाओं के 250-250, 300 सब चुन लिए। नमस्कार, अब नमस्कार तो पंजाबी भी करते होंगे ना, गुजराती भी करती है, मराठी भी करती है। उस नमस्कार को लिखा हमने कि हिंदी में नमस्कार बोलते हैं, इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं, साइंस इसमें ये बोलते, सारे आ गए वो। और 3rd क्लास से लेकर 12th तक के बच्चे को 22 भाषाएं और सिखा देंगे, वो रेलवे स्टेशन पर उतर कर बात कर सकेगा। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं एक चीज है कि ये जो विवाद है, उस विवाद से कहीं ना कहीं आज हमारा राजस्थान बहुत बच रहा है। राजस्थान में किसी चीज को लेकर कोई विवाद नहीं है, कोई भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं है। हम हिंदी को बहुत तरीके से वेलकम करते हैं उसका, जबकि हमारी भी एक क्षेत्रीय भाषा है, हमारे साथ भी कई चीजें हैं। लेकिन वो जो साउथ में है, जो नॉर्थ ईस्ट में है, राजनीति है सर, महाराष्ट्र में, वो यहाँ नहीं। प्योर राजनीति, उसका रियल में बच्चे से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं साइंटिफिक बात करूं तो 12th क्लास 14 साल का यानी 8 तक का बच्चा 40 लाख शब्द 1 मिनट में सीख सकता है। 40 लाख, साइंस करी, मैं नहीं करा। उसके बाद आप और मैं तो जरूर 40 शब्द सीख सकते हैं 1 मिनट में। हम 40 सीख सकते हैं, वो 40 लाख सीख सकता है। इतनी जबरदस्त कैपेसिटी होती है बच्चे में। उस बच्चे को मार रहे हैं तो
सीखने तो 50 भाषा, ये क्यों फोड़े, तो वो कहीं भी काम करे। अच्छा, आपने बच्चों की कैपेसिटी की बात हाँ, की। हाँ। आजकल जो स्कूलों में रट्टा मारने वाली जो प्रवृत्ति चल रही है, हाँ, कैसे एनईपी खत्म कर रही है इसको। नई एजुकेशन पॉलिसी में साफ मना कर दिया गया है, रट्टा मत करो, बच्चे के दिमाग को विकसित करो। इसलिए तो कह रहा हूं मैं टीचर से कि बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। और जो टीचर से मुझे सुन रहे हैं उनको एक चीज और कहूंगा, ये स्वर्ग और नरक जाने का रास्ता भी है। जो शिक्षा, टीचर का प्रोफेशन इजी नहीं है सर। आप सोचिए, एक टीचर अगर गलत करेगा तो हजारों ऐसे भ्रष्टाचारी पैदा करेगा जो पुल बनाएंगे और पुल में लाखों लोग मरेंगे। एक डॉक्टर अगर गलती करता तो एक मरीज मरता है, इंजीनियर गलती करता तो एक मरीज मरता है, लेकिन अगर टीचर गलती करता है, पूरे कार्यकाल में मैं तो टीचर रहा हुआ हूं, तो लाखों लोगों के साथ अन्याय करता है वो। तो टीचर की जिम्मेदारी ज्यादा, वो परमात्मा बना के भेजता है इनको टीचर को, और वही इनको सजा देकर गलत करेंगे। उनको बच्चों के प्रति ध्यान रखो, जितना आपने है दे सको दीजिए, उस बच्चे को विकसित होने दीजिए। हम गुरुकुल पद्धति की जो बात करते हैं, तो हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड में आधुनिक गुरुकुल नाम दिया है। आधुनिक इसलिए जोड़ा कि लेटेस्ट चीजें लेंगे, गुरुकुल से जोड़ा कुछ चीज पे आएंगे। तो हम क्या करते हैं, मैंने मेरी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों को किताब दे दी, भैया पढ़ो। 3 दिन तक तो बच्चे खाली के खाली आएंगे। हमने कहा हम भी नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ो, पूछो हमसे, हमारा काम है तुम पूछोगे उसका जवाब देना। अब आप देखिए चौथे 5वें दिन क्या हुआ, जो बच्चा हाथ नहीं रखता था वो पूछा, सब ये फलाना क्या होता है। हमने बड़ी खुशी हुई, एक बच्चे ने बोला, 2 ने बोला। अब आज टीचर सभी बता रहे थे सर लगभग 95% बच्चे चीजें पूछने लग गए। यही तो चाहते हैं हम। गड्ढा हो तो सरकार से सवाल करे, ये गड्ढा क्यों है, टैक्स देता हूं ना मैं। अस्पताल में जाहिर इलाज नहीं कर, डॉक्टर से पूछे डॉक्टर साहब क्यों, 9 से 12 5 का टाइम है ना, कहाँ हुआ आप। ये सवाल करना चाहिए बच्चा, तभी तो जाके आगे तरक्की करेगा वो। अच्छा, आज के युवाओं को कौन सी स्किल्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? डिग्री बनाम स्किल्स पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, डिग्री पे ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल स्किल पे ध्यान दे। अगर स्किल है तो डिग्री तो झक मार के साथ आ जाएगी, डिग्री की वैल्यू नहीं करनी चाहिए। स्किल पे, सीखने पे ध्यान दे, 8th क्लास 9th क्लास से ही वो। और वो अपनी उसको क्या करे, शांति से 10 मिनट बैठ के वो, और वो ये महसूस करे कि मेरे को मजा काहे में आता है। ये सीखने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैं फालतू होता हूँ मान लीजिए, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं कहीं जाऊँगा और कुछ किताब पढ़ने लग जाऊँगा। इट मीन्स मुझे नॉलेज गेन करने में मजा आता है। कहीं झगड़ा हो रहा होगा तो मैं गाड़ी रोकूंगा और वहाँ जाके उसको समझ के सुलझाने में करूँगा, दर्श वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये मेरे हॉबी है। तो अगर इस चीज़ को बढ़ाऊँ तो मैं खुश भी रहता हूँ। बच्चे को क्या करना चाहिए, शांत दिमाग से बैठे, जब फालतू होता हूँ तो मुझे क्या अच्छा लगता है, उस चीज़ को अपनी हॉबी बनाए और फिर उस काम को करे, तो जिंदगी में थकान नहीं होगी। आप देखिए, अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार मिटाने का एक मुद्दा बना रखा है, तो एक 90 साल का आदमी आज भी लड़ता है। ये थोड़ा प्रोसेस अंदर से। आप मुझसे 24 घंटे समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का काम करा लो, मजा ही नहीं, थकान ही नहीं होती। सही बात। और पैसे दे के मुझे कहो तो 2 घंटे में सो जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, जो कॉलेज की जो पढ़ाई है वो आज का जो जॉब डिमांड्स जो है उसके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से ठीक है? नहीं, पूरी तो नहीं, अपना बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्या हुआ, इंडस्ट्री रेडी कोर्स बोलते हैं उसको हम लोग। इंडस्ट्री से बात करते हैं कि आपको कैसा एम्प्लॉय चाहिए और उसके अनुसार कोर्स तैयार करते हैं। और अब तो कॉलेजों को भी खुश होना चाहिए, भारतीय शिक्षा बोर्ड में हमने इसको 2 कदम आगे और बढ़ाया है। हमारे तो खुद जो आइकॉन है स्वामी रामदेव जी, वो तो खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जो किसी स्कूल में नहीं पढ़े वो गुरुकुल में पढ़े हैं। और आज उनका जो 9000 करोड़ का एम्पायर है, हो सकता है मैं आंकड़े गलत बता पा रहा हूँ, तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को उल्टी शीर्षासन करा दिया उन्होंने। एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय गुरुकुल से पढ़ा है, वो देश के 190 वर्ल्ड के 190 देशों में जाना जाता है, योग कर रहा है, योग को विश्व गुरु मतलब विश्व तक पहुंचा दिया है, विश्व दिवस मन रहा है योग पे। और उसका व्यापार देखो तो 395% की ग्रोथ है, जितने बड़े बड़े लोग नहीं कर सके। वो आदमी हमारा आइकॉन है, वो बच्चों को सिखा रहा है। वो हमसे ये कराते हैं कि बच्चों में ऐसा ऐसा खून भर दो, ऐसा बीज भर दो कि वो बेरोजगार रहे ही नहीं, उसमें पुरुषार्थ पैदा कर दो। हमारे तो फिर भी छोटे कम, कभी आपको हमारे जो गुरुकुल है बेसिकली वहाँ पे हरिद्वार में, उसके बच्चे को देखो 4 बजे उठता है और रात को 10 बजे सोता है। अब बच्चा 4 से लेकर 10 तक जो करेगा तो सोचो क्या क्या नहीं करता होगा। कुछ भी करा लो उस बच्चे से, उघाड़ा रहता है वो, सर्दी वर्दी लगती ही नहीं बॉडी को। आप स्वामी जी को देखो, आप कभी किसी सर्दी में आपने कोट पहना नहीं देखा होगा, कहाँ से आई। मैं 54 साल का हूँ, स्वामी जी 67 साल के हैं लगभग। जब मैं बराबर टीवी पे बैठ के देखता हूँ कि चमड़ी को, तो मैं देखता हूँ मैं बूढ़ा हूँ, वो जवान है। ये कहाँ से यार, एक टाइम खाना खाते हैं वो। अच्छा, एक बात और, हाँ, कि आज जो एक अल्टरनेटिव एजुकेशन का जो विकल्प आ रहा है, क्या हर किसी को कॉलेज जाना चाहिए या फिर? नहीं, मैं कह रहा हूँ दूर दूर तक ही नहीं। अगर उसको उसकी रुचि के जॉब उसकी मदद कर रहा है, अगर कॉलेज उसकी हॉबी को, उसकी स्किल को बढ़ाने में मदद करता है, मैं हैव टू गो देयर, मैं कहते ऐतराज नहीं करूंगा। लेकिन बाकी को नहीं जाना चाहिए। बाकी को 12th तक बेसिक एजुकेशन ले लो, उसके बाद अपनी हॉबी को तलाशो और उस हॉबी में विकास करने की सोचो, तब जाकर दुनिया में इतिहास रच पाओगे। वरना छोटे मोटे नौकर रह के मर जाओगे, कौन पूछ रहा है, कर भी लो।
अच्छा, जब कोविड के बाद का हाँ, जो दौर आया उसमें हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बढ़ा, हाँ, कैसे देखते हैं आप? क्या पॉजिटिव? नहीं, इसके नुकसान बहुत हुए, नुकसान है, इसका फायदा कुछ भी नहीं है। इसके सामने बैठना सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं है। और इसका एक साइंटिफिक सबूत मैं दे रहा हूं, जितने लोगों ने इतिहास बनाया वो इससे बहुत दूर है। जितने लोगों ने, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, आप नेट पे सर्च करिएगा, जितने लोगों ने इतिहास बनाया, जैसे मान लीजिए अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो वो मैं उनको सुन रहा था जो ये जिन्होंने प्रधानमंत्री के चुनाव में कंपेन किया, एक लाज जो बिहार में आजकल है, प्रशांत किशोर। हमने उनसे एक बार देखा उनका इंटरव्यू, मोबाइल बोल, वो क्या होता है, आप ताजुब करेंगे। बट आप ये अगर मुझे बताइए, इस मोबाइल पे मैंने जब से आईफोन लिया इसमें लिखा हुआ था कितनी देर क्या कर रहा हूं, तो मैंने एक दिन देखा तो करीब 3.5 घंटे में देख रहा हूं इसको। अब बताओ कितना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। और उसमें और बताया उसने कि मैंने एक्टिविटी कितनी की, सोशल कितना किया, तो बाकी सारे मनोरंजन हो रहा है बेकार का। तो क्या इसके लिए पैदा हुआ हूं मैं? जो बच्चे इस पे आईफोन इस पे जा रहे हैं, अरे ये चोरी चकारी करा रहा है, झूठ बोलना सिखा रहा है, गलत काम, सारे गंदे काम ये सिखा रहा है। इससे तो नफरत करनी चाहिए, अपना मजबूरी है, बस इसको सुनने तक सीमित रखो। पर अभी तो युग बहुत डेवलप हो रहा है, अभी एआई और चैट जीपीटी का जमाना आ गया है। आपके हिसाब से क्या एआई और चैट जीपीटी जो आ रहा है वो क्या छात्रों को कमजोर बना रहा है? डेफिनेटली, क्योंकि वो आपके सोच को रोक रहा है। मैंने कहा ना, जैसे मोबाइल ने मेरे को नंबर याद करने से बुला दिया, तो मेरी याददाश्त को कमजोर किया इसने। कैलकुलेटर ने मुझे मैथ से दूर कर दिया। वरना जब हम पढ़ते थे, मैं 54 साल का हूँ, सर सामने खड़े हैं, हमें प्रार्थना में सरकारी स्कूल में जोर जोर से पहाड़े बुलाए जाते थे, और वो पहाड़े हमारी याददाश्त को इतनी तगड़ी कर देते थे। हाँ, उस याददाश्त इतनी तगड़ी थी, पूरे गांव को बताओ 2 पाव ये करके 2 मिनट में कैलकुलेशन कर लेता था। अब उसको यूं उठाना पड़ता है। इट मीन्स मेरी याददाश्त कमजोर हुई है। एआई और बर्बाद कर देगा, आपको काम करने नहीं देगा, पका पकाया सब तैयार देगा। आपको मम्मी चाय बना के दे, आपकी वाइफ चाय बना के दे, तो मुझे बताओ चाय बनाना आपको आएगा ही नहीं ना। जब तक आप रसोई में नहीं जाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप चाय के महत्व को, या महत्व की बात भी हो रही है सर, बच्चे क्यों नहीं पैसे का महत्व समझ रहे। एक बच्चे से हमने कई बार करा के देखा, माँ बाप के पैसे को वैसे ही बर्बाद कर देते हैं, और उस बच्चे से एक्सरसाइज करा के 10 रुपए दिए, खर्च कर नहीं कर रहा, वो लेके बैठा ही नहीं, मेरा पैसा है। सही कह रहे हैं। ये शब्द है। अच्छा, भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों में आप जो डिजिटल एजुकेशन है उसको कैसे देखते हैं? और पहुंच ही नहीं पा रहे। 2 भारत हैं हमारे पास, बल्कि 2 क्या 3 भारत कहूँगा अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो। एक ग्रामीण है बेचारा, अलग है वो, एक शहरी है वो अलग है, एक पैसे वाला वो प्योर ही अलग है। उसको कोई मतलब नहीं, शोषण करने के लिए पैदा हुआ है, वो चला जाएगा। ऐसे हमारे स्कूलें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को पढ़ा रहे, तो बेचारों को कोई वैल्यू नहीं है। शहर में बड़े बड़े ऐसे दुकानें खुल गई, दुकानें बोलूँगा, स्कूल नहीं है वो। उनका काम है बच्चे को लूटना, जूते चप्पल के नाम पे, मतलब हर तरह पेरेंट्स को लूट लो। मानसिकता खुद की गंदी है, ऐसा ही बच्चा तैयार कर रहे हैं वो। उनके बच्चे क्लासों में शराब पीते पाए गए हैं भी अखबारों में, बड़े बड़े जिनको नामी गिरामी स्कूल कहते हैं। तो ऐसे क्या शिक्षा देते होंगे, वो सब एक दुकान है। सही बात। एग्जैक्टली इसी बात को लेके वैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली में आज योग, संस्कृति और संस्कारों को कितना महत्व दिया जा रहा है और दिया जाना चाहिए? सर मैं कह रहा हूँ कि अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इसको महत्व दिया गया है, पर बाकी ने इसको एक कमरा बना के रख दिया। भारतीय शिक्षा प्रणाली को महत्व तो मजबूरी में सबको देना इसलिए पड़ा कि भारत सरकार ने आदेश ही कर दिया नई शिक्षा नीति में कि लगभग 20% हिस्सा हमारा होगा, पर उन्होंने चूंकि 20 बोला, भारतीय शिक्षा बोर्ड ने इसको 100% बोला। हम ठीक उल्टा चल रहे हैं। आज भी एनसीईआरटी किताब, एनसीईआरटी के बराबर हम लोग, यानी सीबीएसई बोर्ड की और भारतीय शिक्षा बोर्ड की मान्यता एक है। वो पाश्चात्य संस्कृति से बना हुआ है, हम भारत की आज की थोट से बने हुए हैं। तो हमारी दोनों की मान्यता एक है, लेकिन हमारी दोनों किताब में देखो तो आज भी रात दिन का अंतर है। अच्छा, अगर आप भारत के शिक्षा मंत्री होते तो आप क्या बड़े बदलाव करते आज? देखिए, अगर मैं ईमानदारी से अगर मैं हूँ तो सबसे पहले तो मैं सरकारी स्कूल बंद करूँ पहले लाइन में। बड़े अजीब लगेगा जो सुन रहे हैं उनको, ये क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि वहाँ हम बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को, और उसको बर्बाद कर रहे हैं जो असली भारत है। प्राइवेट में पढ़ने वाला तो 25-50% भारत है। मेरा असली भारत निवास करता है सरकारी स्कूल में, रिक्शे वाले का, ठेले वाले का। ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे। जिस दिन देश पे संकट आएगा यही खड़े होंगे, मोदी नीरव मोदी मोदी बना के तो भाग जाएंगे। पैसे वाला, माल्या फाल्या सब ने जमीनें ले रखी, वो पार हो लेंगे। धनवान का बच्चा ये नहीं जाएगा, गरीबी है वहीं रहेगा भारत में। अब प्रॉब्लम क्या है, इसके पास पैसा नहीं, रिक्शा वाला है, इसने बच्चे को सरकारी स्कूल भेज दिया। अब मैं जब सरकारी स्कूल के आंकड़े देखता हूँ, सरकार तनख्वाह इतनी ज्यादा देती है कि वो सुविधा दे ही नहीं पा रही है। तो आप देखो, जब 74,000 स्कूलों में से 16,000 स्कूलों में बिजली कनेक्शन ही नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है। जयपुर के आप यहाँ जाइए, मोबाइल से सर्च करो कि ऐसे कितने स्कूल है जिनमें सिंगल टीचर है, वो कह रहा है 11,000। इनसे पूछो एक कमरे में कितने स्कूल चल रहे हैं, तो ये कह रहा है जयपुर में 17 स्कूल चल रहे हैं। एक स्कूल चल रहा है आपके जड़महल में, सीनियर सेकेंडरी,
अब 12वीं तक के बच्चों का एक स्कूल चल रहा, 17 टीचर हैं, बच्चे 7 हैं। क्या बर्बादी हो रही है। इस पैसे को मैं क्या करूंगा, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूं। ऐसा नहीं है मैं उस पैसे को बचाऊंगा ना, इस पैसे से मैं कूपन दूंगा और कूपन देके उस बच्चे को फ्री शिक्षा दिलाऊंगा। उसी पैसे में जो शिक्षा पे खर्च हो रहा है, उस पैसे में पूरे देश को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, प्राइवेट स्कूल के ताले लगा के छोड़ूंगा। पैसा नहीं होगा प्राइवेट स्कूल, उस पैसे से पढ़ेगा, हाँ रोजगार मिलेगा सबको। तो क्या इस तरीके से भारत विश्वगुरु बन सकता है? और 2000% बन सकता है सर। विश्वगुरु बनने की एक ही योग्यता, आपके दिमाग होना चाहिए। राज तो तभी करेंगे ना आप जाके युद्ध में। अगर कोई ऐसा दिमाग वाला व्यक्ति हो, हमारे मोदी जी काफी कुछ कोशिश करते हैं, जाके पंगा गाल लेते हैं, पूरी दुनिया सलाम करती है। आज हम अमेरिका से बड़ी ताकत बन जाए तो क्या हम इस राष्ट्र को एक निर्माण नहीं दे सकेंगे, एक सोच देंगे। जब हमारा बच्चा तैयार होकर कहेगा नहीं मैं पूरा विश्व बंदूक तो की भावना लेके जाएगा, तब हम विश्वगुरु बनेंगे। पहले कैसे थे, मैं तो कह रहा हूं शिक्षा के जरिए ही तो थे। भारत कौन सा पहले पैसे वाला देश था, हमारे ज्ञान के बदले थे। हवाई जहाज हमने पहले बनाया, अभी साइंस तो आज कह रही है हमारी रामायण में हवाई जहाज है। अभी कह रहे रामायण झूठ है आपकी, तो मैं कह रहा हूँ झूठ है ना, कल्पना है ना। तो कल्पना भी तो पहले मैंने की, विमान की, तो नकल तुमने मारी कि मैंने मारी। तो शिक्षा के जरिए बन सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, और उम्मीद है भारत विश्वगुरु बनना भी चाहिए। 2047 तक लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी के साथ, जिन्होंने हमें भारतीय शिक्षा की गहराइयां, चुनौतियां और भविष्य की झलक दी। शिक्षा सिर्फ डिग्री लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि सोचने और समझने की एक प्रक्रिया है, और यही इस पॉडकास्ट का सार रहा। आप देख रहे हैं फ्रंट सीट, समाचार प्लस का एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम सुनते हैं ऐसी अद्भुत कहानियां हर रात 9:30 बजे। मैं रोहित शर्मा, समाचार प्लस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।